हेलो सर, प्लीज़ बता दीजिए सर कि हम लोग सोशल साइंस को कैसे पढ़ें। सर हम मैथ कर ले रहे हैं, सर साइंस कर ले रहे हैं, सर इंग्लिश कर ले रहे हैं, लेकिन सर सोशल साइंस और सामाजिक विज्ञान में बहुत दिक्कतें आ रही है सर। अभी तक सर हम कुछ भी नहीं पढ़ पाए सामाजिक विज्ञान में। सर कैसे सोशल साइंस में पढ़ें? सर लग रहा है कि सोशल साइंस ही हमारा जो रिजल्ट है बहुत खराब कर देगा। सर आप ही कहते हैं कि सारे सब्जेक्ट बराबर नंबर स्कोर करते हैं। सर अगर टॉप करना है तो सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करना सर बहुत ही जरूरी है, और सर सोशल साइंस में बहुत परेशानी हो रही है। सर आप भी अपने चैनल पर सर सोशल साइंस नहीं पढ़ा रहे। सर बताइए प्लीज हमें सोशल साइंस में क्या करें। और ये वास्तव में बच्चों समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो गई है बच्चों के सामने। सभी बच्चे कह रहे हैं सर एग्जाम का दिन सर निकट आता जा रहा है, और जैसे जैसे सर दिन करीब आ रहा है सर उतना ही ज्यादा डर लगता जा रहा है। सर हम चाहते हैं कि सर मेरा 95% प्लस आए, लेकिन सर सारे सब्जेक्ट सर हम स्कोर कर पा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट में अच्छा कर पा रहे हैं, लेकिन सर सोशल साइंस में हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। सर हम उसको पढ़ना चाह रहे हैं, सर हम बुक ले रहे हैं, सर उसको पढ़ भी रहे हैं, पढ़ने के बाद से सर जब पेपर देते हैं तब भी सर अच्छा नंबर स्कोर नहीं कर पाते हैं। सर हम इस सब्जेक्ट के लिए क्या करें, कैसे पढ़ें, सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आप भी ऐसे ही छात्र थे हैं जिनके दिमाग में ये सारे ख्याल सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान एसएसटी से लेकर के विषय में चल रही हैं, आप भी परेशान हैं, तो बस आपकी खोज इस वीडियो के साथ ही समाप्त हो जाएगी। आपकी ये सारी चिंताएं इस वीडियो के साथ ही समाप्त हो जाएंगी। बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट किया कि सर सोशल साइंस को कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें करनी है, कैसे उसकी तैयारी करें, प्लीज़ सर एक वीडियो बना दीजिए, प्लीज सर एक वीडियो बना दीजिए ताकि इन समस्याओं को हम हल कर पाएं। तो ये वीडियो मैं आपको कह रहा हूं, इस वीडियो को देखने के बाद से आप सोशल साइंस में 95 प्लस ला सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। वो सारे तरीके, वो सारे ट्रिक, वो सारे तरीके मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे एक बच्चा है अभिषेक पाल, जिन्होंने 97 लाया था आप ही के क्लास 10th के ही सोशल साइंस के विषय में। जब मैंने उनसे बात की, उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्या किया था, उन्होंने ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छा परसेंट स्कोर किया था, लेकिन 97 उनका सोशल साइंस में था, और उन्हें पूरा टोटल मर्ज करके, क्योंकि उनका मैथ थोड़ा सा कमजोर था तो उनका टोटल मैच करके उन्होंने 84% हासिल किया था। तो उन्होंने सोशल साइंस में बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ था। तो मैंने उनसे बात किया कि भाई आपने सोशल साइंस में ऐसा क्या किया है कि सोशल साइंस में आपके ऐसे मार्क्स आए हुए हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी जो चीज़ें बताई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और उन बातों को ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि वास्तव में जो बच्चों ने बातें उस बच्चे ने बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें कुछ चीज़ें मैंने भी अपनी तरफ से ऐड की है। उसका भी कहना था कि सर स्टार्टिंग में जब मैं भी पढ़ रहा था तो सर ये सारी बातें जो आप हमसे पूछ रहे हैं कि सर पढ़ लेते हैं लेकिन आंसर नहीं लिख पाते हैं, सर कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, सर कोई पढ़ाता भी नहीं है, अगर यूट्यूब पर वीडियो सर देखते भी हैं तो सर देखते देखते नींद आ जाती है, सर नहीं समझ पाते, सर पढ़ लेते हैं फिर भी उसमें से कुछ उत्तर हम नहीं दे पाते हैं। तो इन सारे सवाल का जवाब उसने जो बताया वो बिल्कुल सही भी बताया, और वही चीज़ें मैं आपके साथ अब शेयर करने जा रहा हूँ। कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा जिसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बच्चे ने बताया कि सर आपके पास जो भी बुक है, चाहे वो एनसीईआरटी हो या एनसीईआरटी बेस्ड है, सर अगर एनसीईआरटी बेस्ड बुक कोई बच्चा फॉलो करता है तब ठीक है, अच्छी बात है। एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है तो एनसीईआरटी भी सर फॉलो करता है तो कोई दिक्कत वहां पर होने वाली नहीं है, ठीक है। पहला चीज उसने मैंने पूछा था बुक से रिलेटेड कि बताओ भाई कौन सी बुक अच्छी होगी, तो उसने ये दोनों बातें बताई कि सर एनसीईआरटी भी बेकार नहीं है लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड है तो थोड़ा सा ठीक है। मैंने पूछा क्यों ठीक है, तो बच्चे ने बताया कि सर थोड़ा सा आसान शब्दों में होता है। एनसीईआरटी बेस्ड अगर आप बुक लेते हैं तो सर आपको सारी चीजें थोड़ी सी आसान तरीके से मिल जाएंगी, और एनसीईआरटी में सर थोड़ा सा आपको ढूंढना परोखना और थोड़ी सी चीजें अपने भी समझनी पड़ती है। सर वहां पर थोड़ा शुद्ध हिंदी वाला भी चीजें मेजर फैक्टर बनता है कि सर शुद्ध हिंदी में कोई शब्द लिखा रहता है जिसकी मतलब हम नहीं समझ पाते हैं। वास्तव में देखिए सच्चाई है, अगर आज भारत की ये स्थिति हो गई है कि 100% में से आपको 10% लोग वो ऐसे मिलेंगे जो शुद्ध हिंदी बोल पाएंगे। आजकल तो लोग हिंदी में भी, हम लोग भी बोलते हैं, उसमें हम लोग भी शामिल है, हिंदी बोलते बोलते एक दो वर्ड अंग्रेजी का हम लोग ऐसे ही यूज कर जाते हैं। जैसे एक दो वर्ड अंग्रेजी का बोलने में हम लोग क्या बोलेंगे, एक दो वर्ड इंग्लिश का हम लोग यूज कर जाते हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश वर्ड भी जो क्या है वो इंग्लिश है, जबकि अंग्रेजी वर्ड क्या है वो हिंदी है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग की आदत बन गई है। तो उस बच्चे ने मुझे बताया कि सर इसीलिए थोड़ा सा आप अगर प्रीफर करते हैं एनसीईआरटी बेस्ड तो वो थोड़ा सा हम लोगों के शब्दों में मिलेगी। मैंने बोला ठीक है, चलो पहली चीज तुमने ये क्लियर कर दी कि एनसीईआरटी बेस्ड जिनके पास है तो अच्छी बात है, अगर आपको बुक खरीदना है तो एनसीईआरटी न खरीद के एनसीईआरटी बेस्ड ले लीजिएगा सोशल साइंस के लिए। दूसरी बात जब हमने उससे पूछी कि अच्छा कोई पब्लिकेशन कुछ बता सकते हो, कोई पब्लिकेशन, कौन सी बुक की पब्लिकेशन अच्छी होगी, तो बोला नहीं सर एनसीईआरटी बेस्ड अगर आप कोई भी लेंगे तो सब अच्छा है, क्योंकि सर सब टॉपिक एनसीईआरटी से उठा के उसको अपने शब्दों में समझाया रहता है। मैंने बोला चलो भाई बातें अच्छी बताई तुमने। एक बात हम लोग की यहाँ पे उसके साथ क्या क्लियर होगी कि हमें कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए, तो दोनों बुक हमारे लिए अच्छी है। अब बुक से उन्होंने बताया कि बुक सर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है,
इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में तो दोनों बुक दोनों ही अच्छी है, एनसीईआरटी भी अच्छी है, एनसीईआरटी बेस्ड भी अच्छी है। उसने बताया सर बुक बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, मैटर जो बातें करती है सर अब आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला भाई बताओ। तो उसने बताया कि सर सबसे पहले आप जिनको पढ़ाते हैं उनको बोलिए कि सबसे पहले जो बुक उनके पास है उस बुक को उठाएं और एक चैप्टर ले। जैसे मान लीजिए पहला पार्ट उन्होंने लिया तो उस पहले पार्ट को सर वो पढ़े, ठीक है। और सर रटने के दृष्टिकोण से ना पढ़े, सर शांत दृष्टि के साथ वो पढ़े और उसको चीज़ें समझने का प्रयास करें। जैसे जो जो चीज़ें लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा अगर इमेज कर सकते हैं तो इमेज भी करें कि वो चीज़ें कैसी हुई होंगी, क्या हुई होंगी, एक दो अपने से ही उसका तर्क बनाए। मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों, उससे तर्क बनाने से क्या संबंधित है? तो सर जब वो जैसे मान लीजिए टॉपिक पढ़ रहे हैं कि सिकंदर आया था, सिकंदर युद्ध किया, तो एक बार वो सोच ले अच्छा कैसे किया होगा, लिखा होगा 10 हाथी, तो वो इमेज कर ले अच्छा 10 हाथी इधर खड़ी होगी, 10 घोड़े इधर खड़े होंगे, ऐसे ऐसे युद्ध हो रहा होगा। मैंने पूछा भाई इसका क्या संबंध है? तो बोला सर अगर वो थोड़ा सा इस विषय में सोचते हैं ना तो वो हमारे दिमाग में हल्का सा एक साइड में स्टोर रहता है, ठीक है। और वो जो चीज़ स्टोर हमारे दिमाग में है वो जब हम चीज़ें भूलते हैं तो वहाँ से हमें रिकॉल करने में वो आसानी देता है। तो मैंने बोला ठीक है। घुमा फिरा कर पूरी बात ये है कि आपको चैप्टर को रीड करना है। मैंने बोला ठीक है भाई, चैप्टर को समझते हुए सर हम लोगों ने रीड कर लिया, अब अगला स्टेप बताओ। तो उसने अगला स्टेप ये बताया और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगला स्टेप जो उसने बताया सर रीड करने के बाद से हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोग सर चैप्टर पढ़ लिए, हम लोग को सर आजकल जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे सर क्लासमेट है, जूनियर है, उनका सर ये आदत हो गया कि जैसे हम लोग सर चैप्टर पढ़ लेते हैं, जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर था हम लोग पढ़े और बुक बंद करके रख दिए, तो वहां पे सर क्या होता है ना, वो पढ़ के बुक बंद करके जैसे ही सोशल का रख देते हैं तो उनको लगता है हमने चैप्टर पढ़ लिया, जो क्वेश्चन लिखते जाते सर वो नहीं कर पाते हैं। यही एक मेजर रीजन है कि बच्चे सोशल साइंस में परेशान रहते हैं। तो मैंने बोला तब क्या करना चाहिए सर, चैप्टर पढ़ने के बाद से जैसे वो मैथ का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं ना, तो सर उनके बुक में जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उस एक्सरसाइज को भी सॉल्व करें। मैंने बोला बात तो सही है, मैंने बोला बात तो सही है, एक्सरसाइज तो सॉल्व करते ही नहीं है बच्चे, तो सर उसका भी एक्सरसाइज सॉल्व करें। क्योंकि सर देखिए बच्चे क्या सोचते हैं ना कि हम लोग भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, मैंने भी ये बात कहता हूँ कि सर 10th में क्वेश्चन जो होते हैं ना वो सर बुक के बीच से उठ के आते हैं, बुक के बीच से कहीं से भी उठ के आ सकते हैं, कोई फिक्स नहीं होता है कि एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन सर जो क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दिए होते हैं वो सर जो बुक लिख रहा है वो तो सर समझदार व्यक्ति लिख रहा है ना, तो पूरी चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही वहां पर रखा रहता है। और सर वो क्वेश्चन के उत्तर अगर वो पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो अगला जो उस क्वेश्चन से निकल के आएगा उस चैप्टर से क्वेश्चन वो आसानी होगी। दूसरी चीज सर पेपर चैप्टर पढ़ने के बाद जब वो आंसर देते हैं तो सर वो चैप्टर उनका रिकॉल होता है, उनको लगता है हमने वास्तव में क्या क्या पढ़ा हुआ था। दूसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने ये जोड़ी कि सर जो छोटे मोटे प्रश्न 1-2 लाइन वाले, बहुविकल्पीय वाले, वो तो ऐसे ही कर ले, लेकिन सर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे सर मान लीजिए कि क्वेश्चन आया कि इटली में औद्योगिक क्रांति का कारण क्या था, या जैसे मान लीजिए सर आया यूरोप में औद्योगिक क्रांति का कारण क्या था, सर इस क्रांति का कारण क्या था, सर इस युद्ध का कारण क्या था, प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध का जो परिणाम हुआ वो क्या हुआ। सर ये सारे जो टॉपिक आते हैं तो हम लोग सर ऐसे ही सोचते हैं अच्छा ये हुआ था तो हिरोशिमा में द्वितीय विश्व युद्ध में बम फटा था, अमेरिका में फेंका था तो ऐसा ऐसा हुआ था, व्यक्ति बहुत नुकसान हुए थे। लेकिन सर यहीं पर हम लोग गलती कर जाते हैं, क्योंकि सर जब आप एसएसटी में लिखने जाते हैं तो सर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपका जो बड़ा वाला है 6 नंबर में, तो कम से कम सर उसमें हम लोग को 12 लाइन, 10 लाइन, 11 लाइन ऐसे लिखने होते हैं। मैंने बोला बात तो सही है, लिखने तो होते हैं। तो सर हम जितना सोच पाते हैं कि बस बम फटा, बम गिरा, इतने से ही सर नहीं हो जाता है ना 12 लाइन। सर जब हम लोग लिखने बैठेंगे तब ये बातें हम लोग को समझ में आती है। मैंने बोला बात तो बहुत सही बोला, सोचने का तो हम लोग 2 लाइन उसका उत्तर सोच हटा देते हैं, लिखना तो उसने सबसे जो महत्वपूर्ण बात कही कि सर सोशल साइंस में अपने सभी स्टूडेंट को बोलिए कि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको लिखने का प्रयास करें। लिखने के बाद ही सर उनको पता चलेगा कि वो जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका उत्तर कितना उनके दिमाग में है। और सर लिखते समय ऐसा नहीं कि बुक को रटें, जो सर पढ़े हुए हैं थोड़ा सा अपने से भी वो जोड़ के उसमें लिख सकते हैं, कोई सर समस्या नहीं आती है राइटिंग का ध्यान देते हुए। अच्छा ये था उसका सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने उससे पूछा और बताया कि भाई ये बताओ कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर जो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं 6-7 नंबर वाले, सर उनको हमारे टीचर कहते हैं 2 पन्ने में लिखो, 3 पन्नों में लिखो, 4 पन्नों में लिखो। तो भाई तुमने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं तो क्या तुमने बहुत 3-3 पेज का आंसर लिखा था? बोला नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सर जो बता रहा है वो गलत बता रहा है। मैंने बोला भाई सारे टीचर कहते हैं, नहीं बोला सर ऐसा कुछ नहीं होता है। सर एक कॉन्सेप्ट अपने साथ रखिएगा कि अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है तो एसएसटी में उसके लिए 4 लाइन लिखेंगे, वो 3.5 लाइन भी सर लिख दीजिए, 5 लाइन भी हो सकता है, लेकिन 4 लाइन एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए। 3 लाइन में सर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके लिए सर 6 लाइन लिखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है सर उसके लिए 12 लाइन, सर 12 से 1-2 लाइन आप कम भी कर सकते हैं, जैसे 10-11 ऐसा सर कहीं नहीं लिखा हुआ कि उसके लिए 2 पेज लिखिए। सर 12 लाइन बोर्ड की कॉपी का बहुत होता है, कॉपी इतनी बड़ी होती है। मैंने बोला बात तो बच्चे सही बोल रहा है, एकदम 100% सही बोल रहा है भाई, कॉपी तो इतनी बड़ी बड़ी होती है, उसमें 3 पन्ना लिखने जाएंगे तो सर 2 ही क्वेश्चन में आपका टाइम बीत जाएगा।
वो अच्छा नंबर लाने वाले बच्चे की सारी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके लिए 12 लाइन 11 लाइन एनफ है। और वो लिखना आप तभी सीख पाएंगे, वो लिखना बच्चों आप तभी सीख पाएंगे जब आप कॉपी लिखने का प्रारंभ स्टार्ट करेंगे। और सभी बच्चों से मैं कह रहा हूँ कि एसएसटी पढ़ने के बाद से उत्तर देना चालू करें और उसके बड़े वाले क्वेश्चन के उत्तर लिखना। छोटे क्वेश्चन के आप उत्तर मुंह जबानी या मन में भी सोच के दे सकते हैं, लेकिन बड़े वाले उत्तर को लिखने का टाइम स्टार्ट कर दें। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर लिखने में टाइम वेस्ट होता है, तो भाई आपकी लिखने की हैबिट भी बनती जाएगी, आपकी राइटिंग भी इंप्रूव होती जाएगी, हर चीज़ से वो आपका फायदा देगा, कहीं से भी आपका नुकसान वहाँ पर होने वाला नहीं है। ठीक है, जो घूमते हो जो टहलते हो उससे बढ़िया उसको लिखना। घूमना टहलना तो ठीक है, टहलना अच्छी बात है, मतलब जो टीवी देखते हो, जो फ़ोन पे बात करते हो, जो इंस्टाग्राम चलाते हो, उन सारी चीज़ों को छोड़कर उस लिखने पे उसको टाइम दे दो। तो देखिए यही सारी बातें हैं जिससे आप अपने एसएसटी को बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से पॉइंट वाइज नोट करवा देता हूँ। सबसे पहले चैप्टर को रीड करना है। सेकंड, चैप्टर को रीड करने के बाद से चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उनको हल करना है, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके उत्तर देना है। पॉइंट थर्ड, जो बड़े बड़े उत्तर हैं उनको हमें लिखने का प्रयास करना है, पूरा लिखना है। पॉइंट फोर्थ, कोई भी 2 लाइन का 4 लाइन का क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा गया तो उसके लिए हमें 2 पन्ने लिखने की आवश्यकता नहीं है, जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने डबल लाइन लिखिए, वो काफ़ी है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने बच्चों के साथ शेयर की। और भी जो बातें कुछ उसने बताई है इंपॉर्टेंट वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सर देखिए ऐसा है कि पहले सारे बच्चे क्या करें, चैप्टर पढ़ जाए, सिलेबस पढ़ जाए, उसके बाद से वो प्रीवियस ईयर पेपर पर कदम रखे। तो ये तो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो ये सारी जो बातें उसने बताई है अगर आप अपनी लाइफ में अपनाते हैं, अगर आज से भी आप उसको अपनाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ना देखिए चैप्टर रीड करना वो थोड़ी सी कहानियों की तरह होता है, उसको पढ़ेंगे समझेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, एसएसटी पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। बहुत सारे बच्चों के मुझे लगता है कि जिनके वो प्रश्न थे उसका जवाब मैं देने में सक्षम हुआ हूँ। अगर नहीं भी सक्षम हुआ है तो मैं बता रहा हूँ बच्चों, मैं आपको अपना पर्सनल व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ। जो बच्चे नए हैं उनको भी मैं बता दे रहा हूँ कि बच्चों यहाँ पर क्लास 10th और 12th के हिंदी मीडियम बच्चों की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। संडे टू संडे नोट्स, संडे टू संडे टेस्ट नोट्स, लेक्चर, संडे टू संडे डाउट सॉल्यूशन, मैराथन क्लासेज, ये सारी क्लासेज आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो बच्चों सिंपली आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो मैं व्हाट्सअप नंबर भी देने जा रहा हूँ उससे भी जुड़ जाना है ग्रुप में, ताकि आपको चीज़ें आसानी हो सके। दूसरी बात बच्चों, जिनको डाउट भी पूछना होगा वो भी व्हाट्सअप नंबर से पूछ सकते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा 959320601999। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ 9532060199। चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के सवाल साथ। और अभी भी अगर आपको कोई जवाब या सवाल फंसा हुआ है तो बच्चों आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।